नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीएपीएफ पथफाइंडर एकेडमी में। ये हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है। इस पे अभी हम लोगों ने एक नया सीरीज शुरू किया है हिंदी में, जिसमें भारतीय राजनीति हिंदी में पूरा पढ़ाया जाएगा। और ये रक्षा डिफेंस परीक्षाओं के लिए है। इसमें इंग्लिश माध्यम के बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन खासकर के ये शुरू किया गया हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। मेरा नाम कुणाल प्रताप सिंह है और ये हमारा लेक्चर 1 है, यानी भाग 1 है। अगर ज़्यादा आपको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी कोर्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना। तो इस पे आप कॉल करेंगे। लेकिन आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ अपने फैकल्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने रिसेंटली अनअकैडमी पे कुछ बैचेस लॉन्च किए हैं। उसमें से एक हमारा CAPF AC 2021 है, आप जिसे यहाँ देख सकते, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिशन CAPF 2021 यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, यहाँ पे। और ये कंप्लीट 8 मंथ का जो हमारा बैच कोर्स है, ठीक है। तो आप देख, और यहाँ पे हमारे वेल नोन ट्यूटर्स, यानी हम बोल सकते हैं जाने पहचाने चेहरे इन द CAPF सेक्टर, जो CAPF इंडस्ट्री है उसमें जो अच्छे काफ़ी नामी गिरामी जो हमारे टीचर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो उनके पिक्चर्स, है ना। एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम और एक्स असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर प्रशांत जगताप सर और नितिन राठौड़ सर, आप यहाँ पे उनको देख सकते हैं। ये जो हमारा मिशन CAPF AC 2021 जो अनअकैडमी पे चल रहा है, ये इनमें ट्यूटर के रूप में इनमें पढ़ाएंगे। और साथ ही अदर वेल नोन ट्यूटर्स जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी आपके क्लासेस वहाँ पे लेंगे। और इसके साथ ही हमने एक और बैच लॉन्च किया है, मिशन आप यहाँ पे देख सकते हो IB ACIO 2021, जिसमें हमारे एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम भी रहेंगी, और साथ ही साथ हमारे जो डॉक्टर प्रशांत जगताप सर हैं और नितिन राठौर सर, और साथ ही साथ वेल नोन फैकल्टीज भी रहेंगे इसमें, ठीक है। जो कि एक स्कोर बूस्टर कोर्स होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने अब जब अनअकैडमी में गए होंगे या फिर आपको जब उसमें एडमिशन लेना होगा, जब आप ले रहे होंगे, तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो वहाँ पे आपको फ़ी जो है पे करनी पड़ती है कोई भी कोर्स खरीदने के लिए। तो उसी समय एट द सेम टाइम, अगर आप प्रशांत YT10, जो कि आप यहाँ पर रेफरल कोड देख रहे हैं, है ना, ये नाम का अगर रेफरल कोड, या आप जिसे आप कूपन कोड कह सकते हैं, तो आपको तुरंत वहाँ पे जब आप ये टाइप करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। हालांकि ये 7 जनवरी से स्टार्ट है ये कोर्स। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ये जो आप कोड देख रहे हो ना यहाँ पे, ये प्रशांत YT10, ये मिशन IB ACIO जो 2021 का बैच है उसके लिए भी अप्लाई होगा, और साथ ही साथ मिशन CAPF AC 2021 के लिए, यानी ये जो रेफरल कोड देख रहे हैं दोनों के लिए होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना एक चीज़, और जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आपकी एग्जामिनेशन को तैयारी करने में एक बैक सपोर्ट भी मिलेगा, और आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगा। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर करेंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको काफ़ी हम लोग ध्यान से देखेंगे, आप उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, और इसको थोड़ा स्टोरी के रूप में हम लोग समझेंगे, है ना। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के यहाँ पे आप जब देख रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा समझना है ना। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाएंगे आप जी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, अभी क्या है कि भारत में जब ब्रिटिश 1600 ईस्वी में, है ना, यानी 1600, तो 17 सेंचुरी जिसको बोलते हैं, यानी इनिशियल 1600 से लेकर लास्ट का जो 1699, ये जो हुआ ना, ये पूरा 17 सेंचुरी हो जाता है। या फिर 18 सेंचुरी में आप समझ गए होंगे, 1700 से लेकर 1800 के बीच में जो आता है वो 18 सेंचुरी कहलाता है। तो भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार भी प्राप्त थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ ट्रेड वर्क में, यानी बिजनेस व्यापारिक कार्यों तक ही लिमिटेड था, वहीं तक वो करते थे, उन्होंने अचानक से, हुआ क्या कि 1765 में बंगाल हो गया, बिहार, चूंकि उस समय झारखंड तो था नहीं, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स थे, यानी दीवानी जो अधिकार, आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, दीवानी का मतलब हुआ कि जहाँ पे राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार, ये सब दीवानी में शामिल होते थे, यही उन्होंने प्राप्त कर लिया था। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यानी धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, है ना। और तुरंत 1858 में, आपने देखा भी होगा, 1858 में एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई, सिपाही विद्रोह, है ना। अनहोनी नहीं, हमारे लिए तो इसलिए हम अनहोनी हम लोगों ने, मैंने इसका नाम दिया क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, शहीद हो गए थे, हम बोल सकते हैं। तो सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज, यानी ताज का इंग्लिश में हम लोग क्राउन बोलते हैं, है ना, ब्रिटिश ताज ने, यानी इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था,
सारा दिखता था, अपना पूरा इंडिया को अपने कॉलोनी में लिया हुआ था कब्जे में। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गलत तरीके से वहाँ पे कार्य किया तो सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह के बाद तुरंत जो वहाँ से लंदन से जो ब्रिटिश ताज थे यानी महारानी एलिजाबेथ, उनका यहाँ पे जो है शासन का उत्तरदायित्व डायरेक्टली अपने हाथों में उन्होंने ले लिया। अब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड कर दिया और अपना पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। और यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक एकदम जारी रहा लगातार, है ना। उस समय तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 तक, तब तक वहाँ पे महारानी एलिजाबेथ का राज रहा। अच्छा, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में संविधान की भी आवश्यकता महसूस हुई। जो बड़े बड़े वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लिखते हमारे उस समय के, उनको लगा कि नहीं, अगर देश को चलाना है तो हमारे लिए एक संविधान भी चाहिए। भाई, आप इतनी बड़ी कंट्री आपको उसको मैनेज करना है, आपको प्रबंध करना है, आपको अच्छे से चलाना है, तो आपको तो संविधान चाहिए, कानून चाहिए। तो उसी समय 1934 में यानी 1934 में एम एन रॉय, है ना, जो कि भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है, तो उनके दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए इस संविधान को लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे, बी आर अम्बेडकर भी थे। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान अंततः अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को, ये ध्यान दीजिएगा। हालांकि संविधान और राज्य व्यवस्था, अगर आप इसकी बात करें तो अनेक विशेषताएं हैं इसके, जैसे ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, ये ध्यान देंगे, ब्रिटिश शासन से, ऐसा नहीं कि अलग से पूरा कॉपी अपने बनाया गया, कुछ कॉपी भी किया गया। आपको मालूम भी होगा कि अलग अलग बहुत सारा खंगाला गया था, अलग अलग कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन था। हम लोग डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में इस बारे में काफ़ी बारीकियों से। तो वो खंगाला गया, है ना। तो अनेक विशेषताएं, अलग अलग प्रकार के स्पेशलाइजेशन कुछ ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से इससे पहले। हालांकि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की जो विधिक रूपरेखा जो है वो निर्मित की गई थी। हालांकि इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा था, जिससे लोगों को काफ़ी एहतियात भी महसूस हुई थी। तो इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उस बारे में समझेंगे। तो पहला जो था वो हमारा था, कौन था वो? पहला हमारा था कंपनी नियम, ये ध्यान देंगे, कंपनी नियम, है ना। तो इसको कंपनी का शासन कहा जाता है 1773 से 1858 तक, 1773 से 1858 तक। अब समझिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। देखिए, इस अधिनियम के का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा इसका संवैधानिक महत्व है। आप ये बोल सकते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह सबसे पहला कदम था, और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो है मान्यता मिली थी, पहली बार। और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। यह ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? देखिए, बहुत लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन जो हमारा एग्जाम के लिए जरूरी, हम उसके अनुसार चलेंगे। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, पद नाम दिया गया था, और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके द्वारा, मतलब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले मद्रास एवं बंबई के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। जबकि अगर आप बात करें, पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग होते थे, लेकिन इसके बाद सब एक दूसरे के अधीन हो गए थे। तो अधिनियम के अंतर्गत अगर कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार, ब्राइब, रिश्वत, घूस लेना पूरी तरीके से बंद कर, यानी प्रतिबंध कर दिया गया। और इसके अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का, यानी ब्रिटिश सरकार में उस समय कौन था? अरे ब्रिटिश सरकार में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे ना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें कंपनी का गवर्निंग बॉडी कहा जाता है, उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। तो इससे भारत में इसके राजस्व, यानी टैक्स, नागरिक और सैन्य मामलों, यानी सेना के मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। और 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट था ना, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है ना। देखिए यहाँ पे
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया। 1781 में, यह ध्यान देना, जिसे एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है, यह ध्यान देना है ना, कि इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम भी पास की गई, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1784 में जो अस्तित्व में आया था। हालांकि अधिनियम की जो विशेषताओं की अगर आप खास तौर पर बात कीजिएगा, तो इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था। और इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नया बॉडी यानी नया निकाय का गठन कर दिया गया। और इस प्रकार डायरेक्टिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी द्वैध शासन की व्यवस्था का शुरू किया गया, यानी शुभारंभ किया गया। तो नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सभी लोगों का सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियां, जो टैक्स से संबंधित जमींदारी सिस्टम जो भी हो, उसका अधीक्षण और नियंत्रण करें। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण हो गया था। पहला तो कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, कल हम लोग और लेक्चर को लंबा रखेंगे। और एक चीज और ध्यान देना है, जो आज का मुझे वीडियो लेक्चर में बताना था आप सभी को, कि यह चीज आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग भारत के संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे बात करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कैबिनेट मिशन की इस संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसी दौरान मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, और उसमें 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव किए गए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों को स्थान मिला, और उसके साथ स्वतंत्र उम्मीदवार भी निर्वाचित हुए, यानी निर्दलीय। और वहीं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और मुस्लिम लीग ने बैठक हालांकि बहिष्कार कर दिया था उस समय, और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा का मांग प्रारंभ कर दिया। हालांकि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे अपने घमंड के कारण। हालांकि प्रांतों और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः आप बोल सकते हैं कि 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। और प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। दोस्तों, ये समुदाय थे, गेस कीजिए, मुस्लिम, सिख और साधारण हो गए। वहीं पे संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन जो है सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख। वहीं संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या मात्र 33 थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या मात्र 12 थी। तो वहीं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित की हुए, और संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनके प्रमुख थी जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, है ना। तो हम लोग बात करेंगे हालांकि कुछ और चीज़ें जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पास एग्जाम में किस किस प्रकार के आपके पास आ सकती है, क्या आ सकती है, आपके पास क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, ऐसा सेंटेंस बोला गया। पहला महात्मा गांधी, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसका आंसर जो सही होगा महात्मा गांधी, है ना।
दूसरा, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको मोतीलाल नेहरू आंसर होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और संविधान सभा को किसने मूर्त प्रदान किया था, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव जो है पारित किया था? तो यहाँ पे कोई आंसर होगा 1936, है ना। और मैं कुछ क्वेश्चन पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ, 10 क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? मैंने अभी तुरंत पढ़ाया है। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813, है ना। तो ऑप्शन ए होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए होगा, मैं भले हालांकि ऑप्शन आपको बोल देता हूं, मैंने माफ कीजिएगा पहले ही ऑप्शन का आंसर दे दिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। तो पहला आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। तो ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है, इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1793, है ना। ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बोलूंगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बैंटिनक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड क्लाइव। तो ऑप्शन ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स होंगे। अगला कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। हालांकि ये मैंने नहीं पढ़ाया है, इसलिए इसका ऑप्शन मैं नहीं बोलूंगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? 1773 में, 1771 में, 1785 में, 1793 में। कब किया गया बताइए? 1773 में किया गया, है ना। तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें से तो दो मैंने पढ़ाए नहीं है, 1786 वाला और 1813 वाला, लेकिन ऑप्शन इसका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट होगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया कब? 1885 में, 1875 में, 1866 में, 1858 में। 1858 में सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने के आश्वासन दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी। दूसरी, देसी राजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। तीसरी, भारतीय और व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। चौथी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है इसमें डी होगा, सॉरी, जो हमारा देसी राजवाड़ों की यथाशक्ति बना रखी जाएगी, ये था। ये ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, और कल के वीडियो लेक्चर में बाकी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।